हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल सेट का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12 का जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट आया है, तो ऑब्जेक्टिव का अलग मॉडल सेट आया है और सब्जेक्टिव का अलग मॉडल सेट आया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव का भी मॉडल सेट का हम सॉल्यूशन देंगे बाद में। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 35 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये क्लास 12 का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भौतिकी का है और ये जो है वो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और ये 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो आपका हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कोई यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, क्योंकि नहीं भी आता है तो भी अपना लगाइएगा तो कुछ ना कुछ सही होने का चांस है। तो हम लोग सारा आंसर को देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा। तो चलिए हम सारा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से हम डील करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ वो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी क्वेश्चन हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो बहुत सारा आपको 35 नहीं, कम से कम आपका 70 क्वेश्चन क्लियर होगा। 35 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 70 क्वेश्चन के लगभग आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ द चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 10 क्लास का क्वेश्चन है। 10 क्लास में ही यहाँ पे पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में, कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए 10 क्लास का क्वेश्चन यहाँ पे 12 में पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग Q इक्वल टू एनी जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू एनी। तो Q इक्वल टू एनी जानते हैं। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू Q बाई ई। Q यहाँ पे क्या है, 1 कूलम हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो पुट करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं इसका। तो ये देखिए यहाँ पे यह है कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 10/16 हो गया, 10 पॉइंट हटाएँ, 10 ऊपर गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो 0.625 इंटू 10⁻19 आएगा। उसके बाद जब इसमें से हम 1 पॉइंट इसमें देंगे तो आंसर आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर होगा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये सही आंसर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। एक दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा। तो 2 चार्ज है और दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। तो हम लोग जानते हैं Q1 और Q2 चार्ज होता है, r डिस्टेंस पे रहता है, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा कि दोनों 1:1 हो जाएगा। चलिए हम इसको और बताते हैं लिख करके किस तरह से होगा 1:1। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए Q1 और Q2 2 चार्ज है, दोनों क्या होता है एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो F12 और F21 दोनों का वैल्यू क्या होता है, K Q1 बाई r²। तो Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम पुट करेंगे। डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ रहेगा, फिक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, बस यहाँ पे डायरेक्ट 1:1 आपका ये आंसर आएगा, क्योंकि दोनों हम लोग जानते हैं थ्योरी से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगाता है। तो आपका बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज। उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो कैपेसिटेंस विल बी। तो अगर तीनों को सीरीज में लगाया जाता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर है, रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो C होगा, C/3। तो इसका सही आंसर आपका होगा C/3। ये कैसे आंसर आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं, C/3 कैसे होगा।
चलिए, तो देखिए यहाँ पे तीनों को क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो तीनों कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़े हैं। तो यहाँ पे 1/c सीरीज इक्वल टू क्या होगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो 1/c सीरीज इक्वल टू क्या हो गया, 3/c आ गया। तो c सीरीज क्या हो गया, c/3। तो सीरीज में जब लगाते हैं तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, c/3। तो ये आपका सही आंसर हो गया। और वही अगर पैरेलल में बोलता कि तीनों को पैरेलल में लगाया गया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता, 3c आंसर हो जाता अगर पैरेलल में पूछ देता क्वेश्चन तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर विथ चार्ज पॉजिटिवली, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग एक कंडक्टर और कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, तो एक कंडक्टर हॉलो कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने के हॉलो कंडक्टर जब रहता है स्फेरिकल, तो चार्ज सारा कहाँ चला जाता है, सरफेस पे। तो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे इनसाइड इट। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो V इक्वल टू होता है KQ/R। V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे अंदर में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, बराबर रहता है। इसके जस्ट थोड़ा सा अंदर जाएंगे या सेंटर पे भी जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियल अंदर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो पॉजिटिव और यूनिफॉर्म होगा, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। जबकि मॉडल सेट में आंसर सी दिया है। तो मॉडल सेट में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप लोग मॉडल सेट के आंसर पे नहीं जाए, उसमें कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म। तो 4 का आंसर यहाँ पे बी होगा कि उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो। तो फिर वहाँ पे आंसर हो सकता है एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, मॉडल सेट में पोटेंशियल दिया और एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे कि हॉलो स्फेरिकल को चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेगा तो इक्वल KQ/R सब जगह होता है, और वो पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो सभी जगह बराबर होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर, कंडक्टर के लिए V और I के बीच का ग्राफ दिया है। मेक एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हेयर V डिनोट द वोल्टेज एंड I डिनोट द करेंट। V जो है वो वोल्टेज को बता रहा है, I जो है वो करेंट को बता रहा है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो, तो ये ओम्स लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ओम्स लॉ का हम लोग V और I के बीच का हम लोग ग्राफ जानते हैं कि इस तरह से होता है। बट थीटा एंगल जो दिया वो किसके साथ दिया हुआ है, तो वोल्टेज वाला एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है। तो V वाला एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, V बराबर हम लोग IR जानते हैं। तो V बराबर IR हम लोग जानते हैं। यहाँ पे V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। अब यहाँ पे देखो V/I का जो वैल्यू है ये अगर थीटा है, तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो हम लोग को V/I निकालना है। तो V/I के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हम लोग करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो होगा वो V/I होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V/I। और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये क्या होगा, cot थीटा जो होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, V/I। तो यहाँ पे cot थीटा होगा, tan थीटा नहीं होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ पे जो है वो D सही आंसर होगा। जबकि मॉडल सेट में आंसर C दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, V एक्सिस के साथ बना रहा है, I वाला एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, V के साथ बना रहा है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे D होगा, cot थीटा सही आंसर होगा। मॉडल सेट में आंसर गलत दिया है C tan थीटा। तो ठीक है, आपका सही आंसर cot थीटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वेशन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा IR एप्लीकेबल टू विच लॉ, ये किस लॉ के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ है। KVL और KCL दो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, किरचॉफ का लॉ KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज V बराबर IR होता है, तो वोल्टेज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो है वो सही आंसर आपका ए होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ए है, किरचॉफ सेकंड लॉ आपका सही आंसर है। तो एग्जाम में किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा किरचॉफ सेकंड लॉ, ये सही है। इसका भी मॉडल सेट में आंसर गलत दिया है, बी आंसर दिया है किरचॉफ जंक्शन लॉ, वो गलत है। किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ है,
तो हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे यह है किरचॉफ सेकंड लॉ सही आंसर है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर दो है किरचॉफ का लॉ, KCL एंड KVL। तो यहाँ पर KCL में देखिए क्या होता है, करंट जंक्शन पे क्या होता है, करंट यहाँ पे आ रहा है जंक्शन पे, यहाँ पे करंट आ रहा है जंक्शन पे करंट आ रहा है। और ये क्या होता है, लूप लॉ होता है, इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, या KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और KCL ये किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं, या इसको किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं। तो ये ध्यान, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में KCL या KVL का। तो यहाँ KVL बोला था, इसलिए सही आंसर आपका होगा किरचॉफ सेकंड लॉ। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोटेंशियोमीटर से। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ जो है वो पोटेंशियोमीटर का वो कहाँ पे है, 120 सेंटीमीटर पे है। ऑन शंटिंग द सेल विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू द लेंथ 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना। तो पोटेंशियोमीटर में बताया गया था, ये पोटेंशियोमीटर का यूज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इस तरह का ये पोटेंशियोमीटर का ये थ्योरी होता है वहाँ पे, और हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग वहाँ से मान लो, ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दे ये क्वेश्चन कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज्ञात कीजिए। तो ये सर्किट प्राइमरी सर्किट है, ये आपका सेकेंडरी सर्किट है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या किया कि जब यहाँ पे सिर्फ बैटरी को लगाया गया है, तो यहाँ पे जब बैटरी को लगाया गया तो L2 लेंथ आया, और जब ये रेजिस्टेंस के साथ लगाए यहाँ पे तो L1 लेंथ आया है। तो यहाँ पे देखिए जो EMF है वो क्या हो गया, नहीं, जब हम सिर्फ बैटरी को लगाएं तो L1 लेंथ आया, जब रेजिस्टेंस के साथ हम लोग लगाएं K2 को स्विच ऑन करके लगाएं तो L2 लेंथ आया। तो ये इस तरह से हम लोग पूरा ये इसका डिटेल हम आपको अलग से बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल जो फार्मूला होता है वो R इक्वल टू क्या है, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R होता है। और L1 का वैल्यू जो होता है वो L2 से बड़ा होता है। तो L1 का वैल्यू L2 से बड़ा होता है, तो जो L1 है वो हम बड़ा वैल्यू को मानेंगे और L2 को हम छोटा वैल्यू मानेंगे, और इस फार्मूला में पुट करके हम लोग आंसर लेकर आएंगे L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। तो देखिए हम लोग पुट करके आंसर इसका लाते हैं, क्या आंसर आता है आपका। तो चलिए जो L1 है उसको हम लोग 120 मानेंगे, L2 का वैल्यू को 60 मानेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा आपका। तो L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R हम लोग किए हैं। तो L1 का वैल्यू 120, L2 का वैल्यू 60 माइनस 1, और रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। तो सॉल्व किए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, 4 ओम। आपका सही आंसर यहाँ पे डी होगा, 4 ओम सही आंसर होगा। तो चौथा यहाँ पे आपका सही आंसर है 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका आइडेंटिफाई द कंडीशन। कंडीशन बताइए अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से अगर पास कर रहा है कोई चार्ज तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है। तो F इक्वल टू, तो हम लोग को इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, इसलिए सही आंसर आपका ए हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका ये सही आंसर होगा 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, व्हाट टॉर्क एक्ट ऑन ए 70 टर्न कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग ए करेंट ऑफ 20 एम्पियर हेल्ड विथ इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। तो यहाँ पे क्या है, कॉइल रखा हुआ है, कॉइल का एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, करंट कितना पास कर रहा है वो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, और उस पर टॉर्क निकालना है। तो हम लोग टॉर्क का फार्मूला लगा करके इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न 70 दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है वो 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न 70, एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसको मीटर स्क्वायर में हम लोग चेंज किए 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर करके। तो ये आपका आ गया आंसर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। करेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 20 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला दिया हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है NIAV। तो NIA और V का वैल्यू हम लोग पुट किए, तो आपका सही आंसर आ गया 11.2 नैनोमीटर। तो ये क्या है, 11.2 नैनोमीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, नन आपका सही आंसर होगा 11.2 नैनोमीटर, ये आपका सही आंसर होगा।
तो देखिए मेरा आंसर 11.2 आया था और ऑप्शन में कहीं भी 11.2 नहीं है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे ये गलत दिया, 11.2 नहीं है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको हमको एमीटर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रहा है इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ ए लार्ज वैल्यू इन सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल। तो देखिए इसको बहुत आसान तरीका है आपको यहाँ पे पता करने का। हमको यहाँ पे क्या करना है? एमीटर। तो एमीटर क्या करता है? करंट को मापता है। ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? V = IR। तो V = IR हम लोग जानते हैं। V = IR हमको करंट मेजर करना है, तो I = क्या होगा? V/R। तो हमको करंट ज़्यादा पास होना चाहिए, तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो हमको ज़्यादा करंट मिलेगा। तो हमको एक ऐसा गैल्वेनोमीटर का यूज़ करना है जिसमें कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो? कम हो जाए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करने के लिए हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, और पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? यहाँ पे हमको शंट करना होगा। तो शंट क्या करना होगा? स्मॉल रेजिस्टेंस को स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट करना होगा। स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा? शंट मतलब पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तो हम लोग वोल्ट मीटर को भी देख लेते हैं। तो अगर हमको वोल्ट मीटर चाहिए तो वोल्ट मीटर में क्या होता है? V = IR। तो वोल्टेज अगर हमको ज़्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो अगर वोल्ट मीटर बोलता तो आंसर ए होता, पर यहाँ पे एमीटर बोला है तो आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बी। ये देखिए आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे क्या किए हैं? हम शंट किए हैं। स्मॉल वैल्यू ऑफ यहाँ पे हम लोग शंट किए हैं। तो शंट यहाँ पे क्या? स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम शंट किए हैं, तो ये क्या बना है? एमीटर बना है। और अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर क्या करते हैं? वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस को यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। तो क्यों हाई रेजिस्टेंस चाहिए, क्यों लो रेजिस्टेंस चाहिए? तो सबसे अच्छा ओम्स लॉ से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है V = IR। हमको वोल्टेज मेजर करना है तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो सीरीज में लगा दिए। और अगर हमको पैरेलल में लगाना है, यहाँ पे हमको करंट मेजर करना है तो V = IR हम लोग लगाएंगे। यहाँ से I = क्या हो जाएगा? V/R। तो हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो कम रेजिस्टेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैरेलल में लगाना। तो ये शंट कर दिया स्मॉल रेजिस्टेंस को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को कम हो गया वैल्यू। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डीप एट पोल एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। पोल और इक्वेटर पे क्या होगा? एंगल ऑफ डीप। ये आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो पहले पोल बोला है फिर इक्वेटर बोला है। तब पोल पे जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी होगा। इक्वेटर पे पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे 0 डिग्री। तो इसको हम लोग फिगर्स के साथ देखते हैं। फिगर के साथ देखते हैं कि 90 डिग्री और 0 डिग्री कैसे होगा। ये एंगल ऑफ डीप क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फिगर में एंगल ऑफ डीप यहाँ पे बताया गया है। तो एंगल ऑफ डीप यहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजेंटल के साथ, ये जो हॉरिजेंटल के साथ क्या होता है, ये कितना डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो पोल है, ये यहाँ पे पोल के पास, ये पोल के पास क्या है? तो पोल के पास यहाँ पे क्या है? ये हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हॉरिजेंटल के साथ जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे डीप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इक्वेटर के पास देखिए, इक्वेटर के पास जो है हॉरिजेंटल के साथ ये क्या है? ये हॉरिजेंटल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इक्वेटर पे जो है एंगल डीप 0 डिग्री होगा और पोल पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो याद रखिएगा पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे 0 डिग्री। चलिए तो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वे नेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज। इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं एंड EMF इंड्यूस इन द सर्किट, जो EMF इंड्यूस होगा सर्किट में, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेंज लॉ क्या है? फार्मूला दिया था E = -dφ/dt, जो है वो फार्मूला दिया था कि वो अपोज करता है चेंज को। तो यहाँ पे ये माइनस के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इस घटना को। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर इज गिवन बाय।
यदि पीक वैल्यू क्या होगा करेंट का, तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो V इक्वल टू आई आर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब पिक वैल्यू है तो पिक वैल्यू का हम लोग आई नोट से डिनोट करते हैं, तो आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाई आर। तो आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई आर होगा, तो आपका सही आंसर ए होगा, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई आर। तो 13 का आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनर्जी डिसिपिएट इन LCR सर्किट इज। LCR सर्किट में एनर्जी किस में डिसिपिएट होता है, तो LCR या LRC सर्किट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो LRC सर्किट में जो एनर्जी जो डिसिपिएट होता है, ये लॉस होता है, वो सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस में होता है। तो LRC हम लोग सर्किट L यहाँ पे R और यहाँ पे ये C सर्किट है। तो इसमें जो हीट जो होता है वो हीट सिर्फ किस में होता है, हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस के लॉन्ग लॉस होता है। तो यहाँ सिर्फ आंसर आपका क्या होगा, R। हीट जो लॉस होता है I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT हीट का लॉस होता है। तो आपका सही आंसर C होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस के लॉन्ग क्या होगा, एनर्जी का डिसिपिएट होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर इज इम्प्लॉयड टू। एक ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो वो क्या करते हैं, AC को AC में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। क्या सुटेबल, ये क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एक प्राइमरी सर्किट होता है और सेकेंडरी सर्किट होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो यूज हम लोग करते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए किसका, AC का यूज़ करते हैं, DC के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो ऑब्टेन ए सुटेबल AC वोल्टेज, तो आपका सही आंसर C होगा यहाँ पर, ऑब्टेन्ड ए सुटेबल AC वोल्टेज। चलिए ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, B 1/μ0 इंटू ई नोट। तो ये आपका B आंसर यहाँ पे सही होगा, 1/μ0 इंटू ई नोट। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन आता है, तो इसका हम लोग और देखते हैं। ये देखिए फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे C का वैल्यू हो सकता है, ये भी फार्मूला आपको पूछ दे नीचे वाला, तो इसलिए हम ये बोल रहे थे एक क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे C इक्वल टू क्या है, 1/μ0 इंटू ई नोट है, यहाँ पे 1/μ0 इंटू ई नोट है। यहाँ पे μ0 क्या है, परमिलेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। तो एक परमिबिलिटी है, एक परमिटिविटी है। और यहाँ पे C का एक और फार्मूला क्या होता है, ई नोट बाई बी नोट होता है। ई नोट क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी नोट क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। तो हो सकता है आपको मॉडल सेट में ये वाला फार्मूला दिया है और एग्जाम में वहाँ पे ई नोट बाई बी नोट वाला पूछ सकता है, इसलिए दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, 3 × 10⁸ होता है। तो आपका ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन में सिर्फ आपका ये है 1/√μ0 इंटू ई नोट। तो दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, C इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ई नोट भी होता है और C बराबर ई नोट बाई बी नोट भी होता है। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। सॉलिड जैसे केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड स्टेट ये सब पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर को हमको पता करना है उसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए हम लोग किस रे का यूज़ करेंगे, गामा रे, इंफ्रारेड, एक्सरे या कॉस्मिक रे। तो आपका जैसे हम लोग को हड्डी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं अंदर का स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि कहाँ पर बोन ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक्सरे आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका सही आंसर ये क्या है, C होगा, एक्सरे आपका ये सही आंसर यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं जिसके लिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, 90 डिग्री। तो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पे D होगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इस पर और भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दिया गया है कि रे को कहाँ जाना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो वो क्या होगा, जब ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, 1/sin IC होता है, या IC बराबर होगा sin इनवर्स 1/μ, IC इक्वल टू sin इनवर्स 1/μ, या यहाँ पर n दिया है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो, देखो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे उसी मीडियम में लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कारण क्या होता है, डायमंड का चमकना होता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, या मिर्ग मरीचिका बनता है आपका रेगिस्तान में जो होता है, मिराज का फॉर्मेशन जो होता है।
तो मिराज का फॉर्मेशन होता है वो भी वहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये इसका यूज है क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मिराज का फॉर्मेशन, अमिराज नहीं, मेरा नाम अमिराज है, ऐसे यहाँ पे मिराज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय। तो देखिए ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, लेंस का फार्मूला। इतना आसान ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपका यहाँ पे ये सही आंसर होगा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है फोकल लेंथ यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे f1 f2 f3 सबको कॉम्बिनेशन में किया गया है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, लेंस को हम लोग ये कर रहे हैं तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, ये आपका आंसर ए होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये सब होगा आपका सही आंसर यहाँ पे। तो फोकल लेंथ यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ये सब करते हैं। ये देखिए केस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये प्रिज्म से आपका क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, या बोथ ए एंड बी होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो मॉडल सेट में आपका आंसर ए दिया है, बट इसका सही आंसर सी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी पे डिपेंड करता है। ये किस तरह से डिपेंड करता है दोनों पे, चलो हम लोग फिगर से समझते हैं इस चीज़ को। तो मॉडल सेट में आंसर इसका गलत दिया है, सही आंसर सी होगा, बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। ये देखिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी कर लीजिएगा, हो सकता है आ सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ से ये रे जाता है और फिर ये रे इधर मुड़ता है, फिर इधर मुड़ जाता है। तो डेविएशन ये हम लोग देखते हैं कि ये कितना से यहाँ पे ये डेविएशन हुआ है। तो कितना से ये डेविएशन होता है ये हम लोग निकालते हैं यहाँ पे डेविएशन। तो ये डेविएशन के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस ये ए होता है, ए बराबर क्या होता है R1 माइनस R2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का फिर हम लोग निकालते हैं फार्मूला ये सब, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये YDAC से है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन है। कह रहा है ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर। हवा में अभी किया गया वो YDAC एक्सपेरिमेंट को, एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इनटू वाटर, वाटर में उसको डाल दिया गया। तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हम लोग जानते हैं, बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी बाई लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। तो फ्रिंज विड्थ हम लोग जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब वेवलेंथ और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों में क्या रिलेशन ये हम लोग जानते हैं। तो मटेरियल का जो होता है लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। ठीक है, मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हवा है, हवा से फिर पानी में डाला गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। और अगर वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ अगर घटा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का बढ़ रहा है क्योंकि वाटर का 1 होता है, सॉरी एयर का 1 होता है, वाटर का और ज़्यादा होता है 4/3। तो यहाँ पे ये बढ़ा यहाँ पे, तो वेवलेंथ उसका क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, घटेगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपका सही आंसर बी होगा कि उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटीज। इन्फिनिटी पे अगर कोई सोर्स है उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे जो होगा प्लेन वेव फ्रंट बनता है, 3 तरह का वेव फ्रंट बनता है, एक पॉइंट सोर्स के लिए, फिर लाइन सोर्स के लिए, और फिर इनफाइनाइट लेंथ पे रहता है कोई पॉइंट तो उसके सोर्स के लिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है, आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी होगा। और दोनों को हम लोग समझते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई और वेव फ्रंट से क्वेश्चन आ जाए। तो इस तीनों फिगर को हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अगर पॉइंट सोर्स रहता है तो पॉइंट सोर्स रहता है तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल, गेंद की तरह, बॉल की तरह।
सर्कल की तरह नहीं, ये स्फेरिकल, तो फिर 2D में तो सर्कल ही दिखेगा, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है पॉइंट सोर्स जब रहता है तो। और अगर लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स यदि है तो कैसा बनता है वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, सिलेंडर के आकार का वेव फ्रंट बनता है। और अगर पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट पे रहता है, बहुत दूर पे रहता है, तो उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। ये देखिए एक प्लेन बन रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट सोर्स कहेगा तो हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स कहेगा तो क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर सोर्स कोई भी हो, पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो, अगर इनफाइनाइट लेंथ पे है तो उसके द्वारा जो बना गया वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपका 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हम क्लियर कर दिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। फिनोमेना जो इंटरफेरेंस का होता है वो किस पे डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी होगा। इंटरफेरेंस फिनोमेना हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे होता है, ठीक है। ये वेव है, इसके ऊपर एक और वेव इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मिल करके एक नया वेव बनाता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है। तो इंटरफेरेंस किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका बेस्ड है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका सही आंसर। नेक्स्ट बहुत आसान ये क्वेश्चन पूछा गया, जब चार्ज ऑन ए फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, फोटो इलेक्ट्रॉन हो या सिंपल इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया मतलब फोटोन को इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये क्वेश्चन है। फोटोन आया, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो उस इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आपका जो है फोटो इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछा है, फोटो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आवेश, तो देखते हैं हम लोग, फोटोन पे आवेश पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे सब देखिए 9.1 × 10⁻³ जो दिया है, ये सब मास का वैल्यू दिया है, तो 1.6 × 10⁻19 होता है। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। इस पे क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 होता है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी पे क्या होता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ज़्यादा हमको करंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा एक चैप्टर है, उसको सही से पढ़िए आप लोग, बहुत मज़ा आता है उस चैप्टर में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। तो आपका 26 का आंसर क्या होगा, सी आपका सही आंसर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग थोड़ा सा फिगर दिखा देते हैं किस तरह का होता है। देखिए इसमें और भी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये सब कुछ नहीं आंसर होगा आपका, सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये देखिए ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का, ये फिगर दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, फिर सनलाइट आ रहा है, इस प्लेट पे पड़ रहा है, इस प्लेट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो स्ट्रेंथ जो है वो करंट का कब बढ़ेगा, जब लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसलिए कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ये नोट के थोड़ी ये सब के डिस्टेंस से सब पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम एंड काइनेटिक एनर्जी ई इज गिवन बाय। तो ये किससे दिया गया जाएगा, वेवलेंथ और इसमें रिलेशन पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और मास में रिलेशन पूछ रहा है, वेवलेंथ में पूछ रहा है। तो हम लोग लैम्डा इक्वल टू h/p फार्मूला जानते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h/p फार्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p, और p क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का वैल्यू √2m × k ही होता है। तो इसका 2m × k ही होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/√2m ही होगा। तो h/√2m ही होगा आपका आंसर। तो 2m ही, देखो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में यहाँ पे गलती किया है, कैपिटल M और स्मॉल e लिख दिया है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें होना चाहिए h/√2m स्मॉल होना चाहिए, ये e का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक किया लिखने में। तो सही आंसर आपका ए है यहाँ पे। ये देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये होता है इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो है यहाँ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ
वेवलेंथ ऑफ क्या होता है लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है h/p, p क्या होता है मोमेंटम, h/mv होता है, h/√2m होता है। तो लैम्डा क्या है p का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, √e का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पर ये क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन इज अबाउट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का जो साइज है वो हम अबाउट कितना दे सकते हैं। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 तक होगा। तो आपका सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर एटम का बोलता तो एटम का फिर क्या हो जाता है 10⁻⁻10 के अप्रॉक्स होता है। तो कहीं पे 10⁻10 कहीं पे 10⁻8 ये सब देता है। तो दोनों में ये डिफरेंस रखिएगा। अगर एटम बोलेगा तो 10⁻10 और अगर न्यूक्लियस बोल रहा है तो न्यूक्लियस का 10, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा होता है एटम और बड़ा होता है। तो न्यूक्लियस का एटम का 10⁻10 और न्यूक्लियस का 10⁻15। अब ये माइनस में है तो ये तो और छोटा ही वैल्यू है उससे। थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एटम का जो है एटम का यहाँ पे दिखाया गया, एटम का साइज़ बड़ा होता है। तो एटम का यहाँ पे क्या दिया गया है 10⁻⁻8 दिया गया है। फिर न्यूक्लियस का 10⁻12 के ऑर्डर में दिया गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 10⁻13 के ऑर्डर में दिया गया है। क्वार्क होता है ये 10⁻16 से भी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का ये 10⁻16 से भी कम होता है। तो आपका कहीं पे 10⁻12 भी दे रहा है। तो आपका आंसर ए भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। तो इसमें आप ए को भी आंसर यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। 10⁻12 उसमें दिया है, -12 से -14, तो वो भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला दिया है। तो आप ए भी आंसर ऐसे मॉडल सेट में सी आंसर दिया है तो आप ए भी आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजुअल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विजुअल रेंज में कौन सा आता है इसमें से। तो यहाँ पे जो है वो बाल्मर सीरीज जो है वो आता है आपका विजुअल रेंज में। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा बाल्मर सीरीज। और भी सब के लिए हम लोग देख लेते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो और सारा सीरीज के लिए देखते हैं कि वो किस रेंज में आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको सही तरीक़ा से आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है आपका एग्जाम में। तो यहाँ पे विजुअल रे के लिए पूछा है तो किसी और के लिए भी पूछ सकता है। ये देखिए आप इसको एकदम सही से याद रखिएगा। देखिए अल्ट्रा वायलेट रे ये जो है लाइमन सीरीज होता है। फर्स्ट में किसी भी आउटर जो होता है आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आता है तो वो क्या होता है लाइमन सीरीज बनाता है। तो लाइमन सीरीज किस में आता है अल्ट्रा वायलेट में आता है। फिर आपका जो बाल्मर सीरीज आता है वो विजुअल रे में आता है। उसके बाद पास्टन ब्रैकेट ऑफ फंड ये तीनों सीरीज जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से आप याद रखिएगा कि लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे में आता है। फिर आपका बाल्मर सीरीज जो है वो विजुअल रेज में आता है। फिर ये इंफ्रारेड में आता है। ये तीनों याद रखिएगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में, पास्टन ब्रैकेट और फंड ये तीनों किस में आता है इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो इसको आप याद रखिएगा या नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमेट ए बीटा पार्टिकल द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होगा दोनों एक दूसरे का आइसोटोप होगा, आइसोटोन होगा, आइसोमर होगा या आइसोबार होगा। तो आइसोटोप्स आइसोटोन और आइसोबार पढ़ना, आइसोमर्स यहाँ पे नहीं है। आइसोमर ये तो केमिस्ट्री का है आपका। तो यहाँ पे ये देखते हैं तीनों में से कौन ऑप्शन होगा। तो अल्फा डीके और बीटा डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो फिर आइसोटोप आइसोटोन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि आइसोटोप आइसोटोन आइसोमर का भी आपका कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखा लिया गया है। आइसोबार का कॉन्सेप्ट को भी देख लिया है। अल्फा डीके और बीटा डीके दोनों कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे चेक कर लिया कि आपको आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका डॉटर निकलेगी। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आइसोबार होगा। इसका हम डिटेल से बताते हैं कि आइसोबार कैसे होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी है आइसोबार। डिटेल जरूर देखिए आप लोग क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा इससे। तो ये देखिए इस फिगर में आपको बीटा डीके दिखाया गया है। बीटा डीके मतलब बीटा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज़ कर जाता है। तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ कर जाता है लेकिन एटॉमिक मास क्या रहता है सेम रहता है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे सेम रहता है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे आपका बीटा पार्टिकल ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं हीलियम का नाभिक बोलते हैं। जब हीलियम निकलता है अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है
तो उसका क्या होता है, एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है, एटॉमिक मास 4 से घट जाता है। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलता है। तो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो ये आपका अल्फा और बीटा डीके का कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप ज़रूर ये दोनों का अगर नहीं लिखें तो ये दोनों को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बहुत आता है। तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, सॉरी बीटा डीके होगा तो अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाएगा और एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आइसोटोप, आइसोटोन ये सब क्या होता है, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइसोटोप, आइसोटोन ये सब के कॉन्सेप्ट को, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप बार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। तो इसमें ये आपका है आइसोटोप। तो आइसोटोप यहाँ पे क्या होता है, यदि सेम एटॉमिक नंबर रहता है तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार के इसको कहते हैं जब सेम एटॉमिक मास रहता है तो उसको आइसोबार, सेम एटॉमिक नंबर रहता है तो आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक मास रहता है तो आइसोबार। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम रहता है तो उसका हम लोग बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट मास, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, इसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है कार्बन 6 से 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये तीनों क्या है आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है। आइसोबार का एग्जाम्पल ये क्या है आपका, फेरस 58, यहाँ भी 58 है लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग, 26 और 27 है, ठीक है। फिर आपका आइसोटोन है, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों को घटाएंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो वहाँ से हम लोग क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को यहाँ पे घटाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 32 में से 16 को माइनस कीजिए और फिर यहाँ पे 31 में से 15 को माइनस कीजिए तो सेम वैल्यू आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम आता है तो उसका हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। तो ये थ्योरी में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग सही से इसको कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रेडियस ऑफ द spherical nucleus are measured by electron scattering is 3.6 fm. What is the mass number of the nucleus most likely to be? तो यहाँ पे r इक्वल टू आर नोट इंटू ए टू दी पावर, r इक्वल टू आर नोट इंटू ए टू दी पावर 1/3 है। इस फार्मूला से ये सॉल्व होता है। तो देखिए हम इसको सॉल्व किए हैं, इसको आपको दिखाते हैं सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं r इक्वल टू आर नोट ए टू दी पावर 1/3 है। तो इसमें ये यहाँ पे क्या है, आर नोट का वैल्यू 1.2 फर्मी दिया, आर का वैल्यू 3.6 फर्मी दिया गया है। सॉल्व हम लोग किए तो 3.6 इक्वल टू 1.2 ए पे पावर 1/3 हो गया, 3.6 बाई 1.2 किए तो ये सॉल्व होकर के यहाँ पे ये 3 आ गया, ए पे पावर 1/3 हो गया। दोनों तरफ हम लोग क्यूब किए तो 3 पे पावर क्यूब किए तो यहाँ 1 आ गया। तो ए इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया 27। तो एटॉमिक मास जो है यहाँ पे क्या आ गया आपका 27। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस फार्मूला को याद रखिएगा, आर इक्वल टू आर नोट ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया 27, ये आपका सही आंसर हो गया। 32 नंबर में कह रहा है कि रिवर्स बायस में क्या होता है। तो रिवर्स बायस में यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आपका सही आंसर रिवर्स बायस में क्या होगा, सी होगा। पोटेंशियल बैरियर जो है एक क्रॉस जंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल बैरियर जो होता है एक जंक्शन के क्रॉस इंक्रीज कर जाता है और डिप्लेशन लेयर ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज, दोनों आपका होगा। सी और डी दोनों आंसर यहाँ पे आपका होगा। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा सा, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। तो आपका सही आंसर सी और डी दोनों होगा। तो यहाँ पे मॉडल सेट में तो आपका आंसर सिर्फ सी दिया है, तो लेकिन डी भी यहाँ पे होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का इंक्रीज कर जाता है। तो 32 का आंसर यहाँ पे सी और डी दोनों होगा आपका। देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से और निगेटिव टर्मिनल को हम लोग पी टाइप से कनेक्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर वेरी थिन होता है। इसमें डिप्लेशन लेयर क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। पी एन जंक्शन ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस को वो देता है। फिर ये क्या होता है, इसका आइडियल जो वैल्यू होता है आइडियल आयोड का फॉरवर्ड बायस में, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है। इसमें आइडियल का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया आपका। इसलिए हम बोले थे कि आप 35 क्वेश्चन हम सॉल्व करें, लेकिन आपका 70 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे हम बोर्ड लेवल का ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और
हम एक्चुअली हम जेई मेन और जेई एडवांस के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम ज़्यादा सॉल्व कराते हैं, तो उसका भी वीडियो हम बाद में अभी डालेंगे। अभी थोड़ा सा बोर्ड लेवल पे हम फोकस करेंगे, तो आपको हम इसका सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है आने वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी हम लोग देंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, तो आपको अपडेट तुरंत, और बेल आइकन को भी दबाइएगा तो आपको तुरंत अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू ए डोप प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन को किस में डोप करेंगे, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमको बनेगा। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमको बनाना है यहाँ पे। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग किसको डोप करते हैं, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग किसको डोप करते हैं, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग किसको डोप करते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं। ये बहुत अच्छा हम एक ट्रिक यहाँ पे बनाए हैं आपका, उसको आप याद रखिएगा तो आपका बहुत आसानी से होगा। तो पी टाइप बनाने के लिए हम लोग ट्राईवैलेंट का यूज़ करते हैं, और एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्राईवैलेंट में जो है वो एल्युमिनियम आपका आंसर है। तो इसको ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि एल्युमिनियम हमको हमेशा याद रहे। तो इसके लिए हम पी टाइप ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट दोनों के लिए हम एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं, कभी नहीं आप भूल पाइएगा। कोई भी ऑप्शन में रहेगा आप वो आराम से लगा दीजिएगा, बस याद रहना चाहिए कि पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ट्राईवैलेंट जो होता है वो ये वाला सीरीज होता है ट्राईवैलेंट के लिए। तो ट्राईवैलेंट के लिए ये सीरीज हम लोग लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या हो गया आपका, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, इससे याद रखिएगा तो आपको ट्राईवैलेंट पूरा याद हो जाएगा। अब पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट का बहुत अच्छा ट्रिक है आपका। ये देखिए, पेंटावैलेंट का है आपका नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो यहाँ पर हो गया ट्राईवैलेंट का बैगन आलू गाजर इन थैला, और पेंटावैलेंट का हो गया नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो इससे आपको पूरा ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट याद हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट इनमें से कौन है। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, इसमें कौन सेमीकंडक्टर एलिमेंट है ये बताने के लिए देगा आपको क्वेश्चन। तो हम लोग जो सीरीज होता है ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट, इसमें क्या होता है 4 होता है। तो 4 होता है आउटर ऑर्बिट में। तो ये आपका हो गया कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, ये लेड, ये सब हो गया, टीन और लेड हो गया। इसको याद रखने का देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है आपका। इसे याद रखने के लिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर एलिमेंट पूछता है। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है आपका, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। अच्छा ट्रिक है ना, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो कैसे हो गया सी, सिखाऊं SI, जी से हो गया जीना, SN से हो गया सनम, और PB से हो गया प्यार बिना। तो कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो आपका यहाँ पे ट्राईवैलेंट में हो गया बैगन आलू गाजर इन थैला, पेंटावैलेंट में हो गया नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, और ये जो 4 है सेमीकंडक्टर एलिमेंट, वो हो गया कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो इसे आप याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले, और लाइक भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन सेमीकंडक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 34 का भी हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट AC करेंट हैज ए फ्रीक्वेंसी V देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट इज। तो यहाँ पे कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है। देखिए ये रेक्टिफायर इस तरह से मान लिया हम इनपुट दिए, तो आउटपुट जो होता है फुल वेव में इस तरह से मिलता है। तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी F है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2F होता है। तो यहाँ पे आपका 2 भी आंसर हो जाएगा। तो C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा से दिया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सही से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम इसमें दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ये आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम देंगे, और सब्जेक्टिव के साथ साथ हम देखेंगे कि अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने लायक है उसका हम छोटा छोटा क्लिप वीडियो या फिर एक साथ बड़ा वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे।
ठीक है, और लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी आपके दोस्त को, स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके, हर किसी को इसका लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। ठीक है, तो मेरा नाम अमिराज कुमार है, इस चैनल को आप लोग देख लीजिए और लाइव क्लास के लिए आप लोग मेरा टीचमेंट ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, या मेरा वो यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।